नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होंगे 3 पत्र गौर सिटी के विभिन्न व्हाट्सएप चैनलों पर फॉरवर्ड किए गए थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लेटर्स हैं जो गौर सिटी टाउनशिप की नॉन एफएआर एरिया है, जो कि पूरे प्लॉट का 35% है। इसको आप किसी एक पॉकेट या एवेन्यू, जो सो कॉल्ड एवेन्यू कहते हैं, उससे मत देखिए, पूरे प्लॉट के हिसाब से देखिए। प्लॉट है GH01, जो कि गौर सिटी 5 लाख वर्ग मीटर में है, उसकी टाउनशिप है। उसमें 5 पार्क हैं। नेमिंग जो अप्रूव्ड लेआउट प्लान है उसमें ऐसे है: जीवन को इन्होंने दादा दादी पार्क दिया है, G2 लेक व्यू पार्क, G3 राधा कृष्ण पार्क, G4 G5 जो कि क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड जिसको स्टेडियम कहते हैं। राधा कृष्ण पार्क में समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। निवासियों ने पत्र के माध्यम से BNSS की धारा 52A के तहत निवासियों द्वारा मजिस्ट्रेट को शिकायत पत्र भेजा गया। इसमें राधा कृष्ण पार्क में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की वजह से देर रात तक डीजे या तेज लाउड स्पीकर बहुत परेशान रहते हैं। खासकर जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं या स्कूल हैं, बुजुर्ग हैं, देर रात तक वो सो नहीं पाते, कुछ बीमार लोग हैं। 8 मई 2026 को गवर्नमेंट मैनेजमेंट को एक लेटर भेजा गया और इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि राधा कृष्ण पार्क में जो कार्यक्रमों और उत्सवों के लिए किराए पर जो जगह दी जाती है और वहाँ लाउड स्पीकर डीजे और उच्च ध्वनि में ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, लिहाजा इस पर इस तरीके के कार्यक्रमों के लिए अनुमति ना देने का निर्देश दिया गया। पत्र 14 मई 2026 को गवर्नमेंट मैनेजमेंट ने विभिन्न सोसाइटीज़ के एओ को ये भेजा कि और प्रशासन की आपत्तियों के बाद टाउनशिप के जो पार्क हैं, एरिया है, उसमें धार्मिक, सांस्कृतिक या इसी प्रकार के जो अन्य कार्यक्रम है उसके लिए NOC नहीं दी जाएगी। 3 पार्कों की बात कर रहे हैं: राधा कृष्ण पार्क, दादा दादी पार्क और लेक व्यू पार्क। पर वो ये 2 पार्कों की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी वो इंच जगह पर रेंट वसूल कर रहे हैं। विभिन्न तरीके की एकेडमी चल रही है उस पर। टाउनशिप में जो 35% नॉन एफएआर एरिया है उसमें 5 पार्क आते हैं, 3 MLCP आती हैं और इंटर एवेन्यू रोड आती है, जिसकी मेंटेनेंस हम लोग दे रहे हैं। प्रमोटर ने कुछ जगह पे ऐसा हुआ है कि उन्होंने IFMS से भी टाउनशिप मेंटेनेंस चार्ज को काटा है, जो कि बिल्कुल ही संगत नहीं है, क्योंकि एक हेड का पैसा दूसरे हेड में नहीं लिया जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है, क्या असली मुद्दा डीजे, लाउड स्पीकर और कल्चरल इवेंट या पब्लिक न्यूसेंस का है? मामला मुझे ऐसा लगता है कि इससे कहीं बड़ा है। असल मुद्दा है वही जो प्लॉट, जो टाउनशिप है गौर सिटी की, उसका जो 35% नॉन एफएआर एरिया है, उसके रखरखाव के नाम पे वर्षों से जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके रेजिडेंट्स है, और ख़ासकर वो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ जो प्रमोटर ने बनाया, यानी गॉरसेंस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्रमोटर ने बनाया, जैसे कि GC1 जिसको फर्स्ट एवेन्यू, GC4, GC5, GC6/1, GC7 तो अभी वहाँ एसोसिएशन नहीं बनी है। इसकी TMC ये डे 1 से ले रहा है, यानी जो पहला पोजीशन 2014-15 में था तब से ले रहे हैं। बाकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ जैसे पार्क एवेन्यू या नॉर्थ गैलेक्सी भी सॉर्ट आउट हो रहा है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे लीज डीड एग्रीमेंट है, उसकी धारा D14 D17 स्पष्ट रूप से बताती है कि ये जो टाउनशिप है और जो एफएआर एरिया है, इसमें किसका कौन क्या रखरखाव करेगा। लैंड लीज डीड की एग्रीमेंट की धारा D17 कहती है कि 20,000 स्क्वायर मीटर से कम की लैंड को सब लीज नहीं कर सकते। पर यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्लॉट के अंदर भी कई सारे प्लॉट हैं। तो ये अथॉरिटी से भी मेरा प्रश्न है कि एक प्लॉट के अंदर कितने प्लॉट्स हो सकते हैं, एक प्लॉट के अंदर कितनी एसोसिएशन बन सकती है। इसमें तो जगह जगह हर पॉकेट में एक एसोसिएशन बनाई गई है। एसोसिएशन हर प्लॉट में के कई सारे पॉकेट्स में बना दोगे तो उस प्लॉट में बहुत सारी ऐसी जगह है जो बगैर एसोसिएशन के है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक प्लॉट का एक हिस्सा तो एसोसिएशन के अंडर में आता है, दूसरा हिस्सा नहीं आता है? तो जो ये 35% नॉन एफएआर एरिया है वो किसी एसोसिएशन के उसमें नहीं आता है। अप्रूव्ड लेआउट प्लान में प्रत्येक पार्क, मैदान, जो सड़क, यूटिलिटी एरिया, ओपन स्पेस और जो यूनिक, सबके यूनिक कोड नंबर दिए हुए हैं, सबका अपना एक पर्पज़ है और सबकी एरिया निर्धारित है। उसके बाद ये सब काम हो रहा है। फिर सवाल ये आता है कि जिन स्थानों का उद्देश्य हरियाली, खेल कूद या जो रिक्रिएशन, कॉमन यूटिलिटी के रूप में होना था, वो धीरे धीरे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के रूप में कैसे हो रहा है।
ये 35% नॉन एफआईआर का एरिया का जगह जगह इंक्रोचमेंट हो रहा है। अगर आप स्टेडियम GC7 की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी शॉप्स बना दी गई हैं, बहुत सारी रेहड़ी जो आइसक्रीम वाले हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, वो रोड को इंक्रोच करके खड़े हुए हैं, बाकायदा उनके लिए व्यवस्था करी गई है, ग्रिल लगा के उनको करा गया है। ये जो हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, जबकि यहाँ पे मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, या तो डिस्पेंसरी का है या नर्सिंग होम का है। उनकी सामने जो रोड की जो जगह है वहाँ पे पेड पार्किंग चलाई जा रही है, तो ये भी इंक्रोचमेंट है। ये कैसे रेवेन्यू जनरेशन के माध्यम बन गए हैं? इसमें अथॉरिटी को संज्ञान लेना चाहिए। बगैर अथॉरिटी के परमिशन के ये सब कैसे हो रहा है, ये एक प्रश्न है अथॉरिटी से। आपने जिसकी एनओसी दी है या आपने जिसकी ओसी दी है, जिसका अप्रूव लेआउट किया है, अप्रूव मैप दिया है, वहाँ क्या अभी भी वैसा ही हो रहा है जैसा आपने ये सब दिए थे? राधा कृष्ण पार्क का जो कार्यक्रमों के लिए किराए पर दिया जाता है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? अगर टाउनशिप में और जो कॉमन एरिया में अगर कोई आय अर्जित की जा रही है, वैसे तो नहीं की जानी चाहिए, पर प्रमोटर कर रहे हैं, तो वो किस खाते में जमा की जा रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, ये जो कॉमन एरियाज़ हैं ये तो निवासियों की सुविधा के लिए हैं, तो इसका लाभ रेजिडेंट्स को क्यों नहीं दिया रहा? जो बड़े बड़े कार्यक्रम ये जो करके इंक्रोचमेंट किए जा रहे हैं, लोगों को पार्क में घूमने के लिए, बच्चों के लिए वो जगह ही नहीं है। ये जो नॉन एफआईआर एरिया है ये वही एरिया है जिसकी मेंटेनेंस के लिए टीएमसी या टाउनशिप मेंटेनेंस चार्ज लिए जाते हैं। अब मेरा प्रश्न है कि क्या सिर्फ ग्रुप हाउसिंग या ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंट्स उनसे ही लिया जा रहा है, या जो इस प्लॉट के अंदर, टाउनशिप के अंदर इतनी सारी कमर्शियल शॉप्स है, मॉल है, प्लाजा है, उनसे भी टीएमसी चार्ज लिया जा रहा है? यदि लिया जा रहा है तो वो किस चार्ज पर और किस रेट पे लिया जा रहा है? क्योंकि जो ग्रुप हाउसिंग है, जो रेजिडेंट हैं, वो जो मेंटेनेंस देते हैं उसका 15% टाउनशिप मेंटेनेंस में जाता है और 85% उस पॉकेट या एवेन्यू के अंदर की मेंटेनेंस के लिए जाता है। तो जो कॉमर्शियल हैं वो क्या दे रहे हैं, और यदि दे रहे हैं तो किस रेट पे दे रहे हैं? क्या ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंस और कॉमर्शियल यूनिट के लिए समान रूप से नियम लागू है? यदि नहीं तो क्यों? और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो 35% नॉन एफआईआर एरिया है और मेंटेनेंस का खर्च जो उठा रहे हैं, उस एरिया का अभी तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या ओसी प्राधिकरण से नहीं मिला है, जबकि 2019 में प्रमोटर ने अथॉरिटी से हाई कोर्ट के माध्यम से रिट दायर करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट का बोला है। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरे प्लॉट का होता है और जो ओसी होती है वो लैंड की होती है, प्लॉट के अंदर की लैंड। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आप मांग रहे हो, पर ये ओसी 35% जो एरिया है उसका ओसी नहीं मिला है और आप उसकी डे 1 से प्रीपेड मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हो और उसमें आप खुद इंक्रोचमेंट कर रहे हो और अथॉरिटी को पता नहीं है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। और इस पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो किस कानूनी आधार पर चलाई जा रही हैं, और ये रेजिडेंट की कॉमन एरिया फैसिलिटी है, तो इसको आज तक प्लॉट या टाउनशिप के अंदर की जो वैलिड AOA है, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, उसको हैंडओवर क्यों नहीं किया गया? और यदि हैंडओवर नहीं हुआ है तो रेजिडेंट से मेंटेनेंस क्यों ली जा रही है? वो किस हिसाब में, किस अकाउंट में ली जा रही है? आज तक उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो निवासियों के साथ साझा नहीं की गई है, कहाँ क्या खर्च हो रहा है। और जबकि आप देख रहे हैं टाउनशिप के अंदर जो इंटर एवेन्यू रोड है वो खस्ता हालत में है, उसमें जगह जगह गड्ढे हैं। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी? आप तो टाउनशिप मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हो और अभी आपने टाउनशिप मेंटेनेंस चार्ज वसूल करने के लिए लीगल नोटिस सभी AO बोर्ड को, हर एक पॉकेट के AO बोर्ड को आपने भेजी हुई है और OC नहीं है। और जबकि अथॉरिटी का लेटर आया हुआ है कि आप OC दीजिए, जब GC 6/1 से इन्फॉर्म किया गया था अथॉरिटी को कि ये ले रहे हैं, ये मांग रहे हैं, तो OC नहीं है, बगैर OC कैसे कर रहे हैं? कैसे आप उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? ये आय किस अकाउंट में ले रहे हैं? इसका ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? आप निवासियों के साथ साझा कीजिए। और अथॉरिटी ये बताएं कि अप्रूव लेआउट प्लान में जो ये कुछ भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे सड़क में भी आप देख रहे होंगे डिवाइडर और RCC लगा रहे हैं, किस नियम के तहत लगा रहे हैं? ये जो इंक्रोचमेंट की जा रही दिन दहाड़े डे लाइट में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अब तक? और 35% नॉन FAR एरिया की वास्तविक स्थिति की निगरानी कौन करेगा?
आपको तो समय समय पर लेटर्स निवासियों ने कराया, आपको अप्राइज कराया गया, बहुत सारे लेटर्स लिखे गए, हर एक सोसाइटी से लेटर लिखे गए अथॉरिटी को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपसे रिक्वेस्ट है, आप फिजिकली इसको इंस्पेक्ट कराइए, जो भी यथासंभव यथोचित कार्रवाई हो न्यायपूर्ण वो करिए। अगर अप्रूव्ड लेआउट का वायोलेशन हुआ है, अप्रूव्ड मैप का वायोलेशन हुआ है, क्योंकि आज तक तो लेआउट प्लान कभी भी रिवाइज नहीं हुआ है। सोचिए मामला ये जो पार्क का है इतना बढ़ गया है कि मजिस्ट्रेट साहब और पुलिस को इंटरवीन कर रहा है, लेकिन अथॉरिटी की कोई भूमिका अभी तक नहीं दिख रही है। जबकि ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है ना, 3 पार्टी है इसमें, अथॉरिटी है, लेसी है और रेजिडेंट है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, अथॉरिटी है ही नहीं। मैं सभी निवासियों से कहता हूँ, ये किसी धर्म, संस्कृति, उत्सव, कार्यक्रम के पक्ष या विपक्ष का मुद्दा नहीं है। यह कॉमन एरिया, रेजिडेंट राइट्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक रिसोर्सेज के उपयोग का है। आज आवश्यकता है जो हम मेंटेनेंस दे रहे हैं उसमें हम सवाल भी पूछें कि हमारी मेंटेनेंस का जो एक एक पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, उसका हिसाब किताब क्या है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्या है। सब लोग सवाल पूछिए। और 35% जो नॉन एफआईआर एरिया है उसका नियंत्रण किसके पास है? प्रमोटर के पास क्यों है उसका नियंत्रण? जब आपने एसोसिएशन बना दी है तो एक वैलिड एसोसिएशन को हैंडओवर करिए इसका। और एक प्लॉट में कितनी एसोसिएशन होनी चाहिए, कितने रजिस्टर हो रखे हैं, उसकी आय कितनी, उसका लाभ कौन उठा रहा है? कॉमन एरिया पर रेजिडेंट का अधिकार केवल मेंटेनेंस देने के लिए है या कुछ और है? उन्हें भी जानकारी का अधिकार होना चाहिए। सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि संबंधित विभागों पर इसको लिखिए। और ये आपकी गाढ़ी कमाई का मामला है। देख रहे होंगे आप, औसतन 7 से 8 हज़ार रुपये अगर इलेक्ट्रिसिटी और रेंट लगा लें तो ये महीने का जा रहा है आपका अपना फ्लैट होते हुए, उसका 15% टाउनशिप मेंटेनेंस में जा रहा है और हम एक सवाल नहीं पूछ रहे। आशा करता हूँ आप लोग भी जागरूक हुए होंगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे विभागों को अप्राइज कराएंगे। धन्यवाद।